नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने ये पढ़ा होगा, जाना होगा, समाज में लोगों से चर्चा के विषय में सुना होगा कि हमारे समाज में पहली वर्ण व्यवस्था थी और आज जाति व्यवस्था है। आखिर ये वर्ण व्यवस्था जो थी, यह पहले क्या थी? वर्ण व्यवस्था आखिर अंतिम तक रुकी क्यों नहीं रही? वह जाति में क्यों बदल गई? जाति के बाद उपजातियों में क्यों बदल गई? यह कैसे हुआ, इसके बारे में आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ण व्यवस्था जो है वह पहले कर्म के आधार पे थी, रंग के आधार पे थी और इन सब के बाद वह पहुँची किस पे? जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जिसको बोलते हैं। जब जन्म के आधार पर पहुंची, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं रही। उसके बाद भी वो पहुंची कहाँ? जाति पर आधारित हो गई। तो साथियों, इसी विषय में आज का ये वीडियो है और आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि वर्ण व्यवस्था आखिर अपनी ही पद्धतियों पर टिकी क्यों नहीं रही। इस विषय में जानकारी आपको मिलेगी। तो साथियों, चाहिए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक का नाम है हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन। तो साथियों, ये जो पुस्तक है हमारे समाज में, यह पुस्तक समाज में हमारी जागृति लाने का काम करती है और लगातार जागृति अगर पुस्तक जनसाधारण लोगों तक पहुंच बना ले तो निश्चित तौर पर अपने यानी बहुजन समाज में ये जागृति ला देगी कि कैसे ये व्यवस्थाएं जो इन्होंने बनाई हैं, वह व्यवस्थाएं कोई आज एक दिन की देन नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हाथरस में सूरजपाल जाटव के साथ जो घटना हुई है, वह घटना कोई मामूली घटना नहीं है। वह प्री प्लान्ड पीछे से, क्योंकि जांच एजेंसियां तो हमारी है नहीं, जांच एजेंसियां किसकी हैं? उन्हीं की हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र करके सूरजपाल जाटव के सत्संग को इस दशा में पहुंचाया। तो साथियों, इसी विषय में ये पूरा वीडियो होने वाला है। आप सभी देखें कि कैसे ये वर्ण व्यवस्था पहले थी और फिर अपने आप ही उसका खंडन कर चुकी है। यानी जैसे रंग के आधार पर खुद ही खंडन किया, जन्म के आधार पर खुद ही खंडन किया और कर्म के आधार भी ही खुद खंडन किया। यानी बदल बदल के एक दूसरे पर ये जाते रहे और अपनी इस व्यवस्था को बदलते रहे। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों की ओर। यह देखकर कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार आरंभ में कर्म मूलक होकर भी बाद में जन्म मूलक हो गई, अब यह दिखाया जाएगा कि यह व्यवस्था कर्म तथा जन्म दोनों की ही दृष्टि से असिद्ध, अव्यवहारिक तथा हानिकर है। कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था से कुछ अच्छी होती हुई भी सदा चल नहीं सकती। यह अवश्य ही चलते चलते कुछ काल के बाद स्वार्थवश जाति प्रथा में बदलकर उन्हीं बुराइयों को उत्पन्न कर देगी जिनके शिकार हम आज दिन हो रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को मालूम है कि वर्ण व्यवस्था आई और आज यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो पहुँची है, उसमें आप सभी को ये ज्ञात है कि किस प्रकार से विषमताएं व्याप्त हो गई हैं। यानी किस प्रकार से उच्चता, श्रेष्ठता, नीचता, अछूत, सछूत, इस तरह की चीज़ें उत्पन्न हो गई। फिर आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। इसके अतिरिक्त कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक भारी आपत्ति तो यह है कि उसको व्यवहारिक रूप देना नितांत मुश्किल है। कारण कि इसके अनुसार एक ही परिवार में ब्राह्मण और चंडाल दोनों का ही होना संभव होने से पारिवारिक संगठन का उच्छेद होगा और एक ही व्यक्ति का अपने जीवन काल में ही कर्म परिवर्तन भी संभव होने से उसके वर्ण का निर्णय बार बार करना पड़ेगा, जो भारी झंझट है। और सबसे भारी झंझट तो यह है कि जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था के बल पर जो जातियां नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का उपभोग कर रही हैं, उन्हीं के पास धन, पृथ्वी और अधिकार, और वे स्वार्थवश वर्ण व्यवस्था को गुण कर्मानुसार चलने नहीं देंगी। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि अगर हम वर्ण व्यवस्था
को इस आधार पर न माने कि वह जिसमें जन्म जो कर्म कर रहा है, जैसे ब्राह्मण के परिवार का है, वो चांडाल बन गया, तो ये निर्धारण कैसे हो पाएगा कि वो उसने कर्म किया, वो ब्राह्मण था, अब चंडाल हो गया। अपने ही भाई को ब्राह्मण चंडाल कहेगा, ये कभी बर्दाश्त हो सकता है उसे? कभी नहीं होगा। तो वह जिसने खुद ही इसका निर्माण किया हो गुण कर्मों के अनुसार, तो वह कैसे इसे चलने देगा? तो वह इसे अवश्य बदलेगा। फिर आइए चलते हैं, जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था तो एकदम मिथ्या, कपोलकल्पित और अवैज्ञानिक तथा अन्याय और स्वार्थपरता से भरी है। क्या भरी है? वर्ण व्यवस्था, जो जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था है, उसमें क्या क्या भरा पड़ा है? मिथ्या, कपोलकल्पित और अवैज्ञानिक, अन्याय, स्वार्थपरता, ये सारी चीज़ें साफ साफ स्पष्ट आपको झलकती हैं, आपको दिखती हैं। इसलिए आप समझ भी सकते हैं, अगर आप इसका बैठ के मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल करके अगर चिंतन करते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि यह व्यवस्था जो है केवल हमारे समाज में कुछ विशेष लोगों ने इसे बनाया और लाभ सारा का सारा खुद ले लिया। और कहा भी क्यों न जाए, अंधा बांटे रेवड़ी नित अपनों को दे। अब वो ये ना करता तब भी बेचारा तो कैसे ना करता। तो आइए चलते हैं फिर पुस्तक की ओर। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम चातुर्वर्ण के नाम तक को, चाहे वह कर्म से हो या जन्म से हो, मटिया मेट कर दें, जिसमें फिर कभी यह अंकुरित ना होने पावे। यदि यूरोप और अमेरिका जैसे सभ्य भूभागों के निवासी अपने यहाँ के विद्वानों तथा शूरवीरों के चेहरों पर ब्राह्मण और क्षत्रिय के लेबल के बिना चिपकाए हुए भी उनका यथोचित आदर सत्कार करते हैं, तो कोई भी कारण नहीं दिखता कि हमारे यहाँ के विद्वान तथा शूरवीरों को सम्मान पात्र बनाने के लिए उक्त लेबलों की आवश्यकता है। यानी हमें अगर कोई विद्वान है तो लेबल की आवश्यकता नहीं कि वो ब्राह्मण है, लेबल की आवश्यकता नहीं कि वो क्षत्रिय है, वह विद्वान है तो है। जैसे अमेरिका में है, यूरोप में है, अन्य देशों में है। कोई लेबल लगता है क्या? ये फला जाति में, श्रेष्ठ जाति में पैदा है तो ये बुद्धिमान है, और ये नीची जाति में पैदा है तो ये बुद्धिमान नहीं है। क्या ऐसा लेबल वहाँ पर लगता है? नहीं लगता। लेकिन ये लेबल कहाँ लगता है? यहाँ लगता है। यहाँ हमारा कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही पता लगेगी कि वह ओबीसी या एससी से आता है, तो उधर जो अपने आप को श्रेष्ठ और उच्च जाति समझने वाले हैं, चाहे वो ओबीसी में क्यों ना हो या एससी में ही क्यों ना हो, जो अपने को थोड़ा श्रेष्ठ समझने लगते हैं जाति से, वह बेचारे दूसरे को इस दृष्टि से देखते हैं, अरे इस जाति में पैदा है, इस जाति में तो बुद्धिमान पैदा ही नहीं होते, विद्वान पैदा ही नहीं होते। तो ऐसी भावना हमारे समाज में व्याप्त है, इसे हम झुठला नहीं सकते। हाँ, एक बार स्वयंभू अहम में होकर ये कह सकते हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, लेकिन यह एक कोरी कल्पना होगी और अपने आप को झुठलाना होगा। फिर आगे चलते हैं। इन वर्ण नामों को समूल नष्ट कर देने का एक और भी कारण है जो विशेष ध्यान देने योग्य है। यह अनुभव सिद्ध है कि जो भावनाएं जिस नाम के साथ एक बार लग जाती हैं, वह हमारी एक ऐसी मनोवृत्ति का रूप धारण कर लेती है जिससे छुटकारा पाना मूर्खों को, मतलब जैसे हमारे मन में एक धारणा बन गई कि जैसे अभी होने की ये यादव लोग हैं, इनकी 12 बजे बुद्धि होती है, तो अब जो श्रेष्ठ हैं जिन्होंने इस धारणा को बनाया है, तो जब कोई बात ऐसी आएगी जहां पर उन्हें नीचा दिखाना होगा, वहां पे कह देंगे अरे यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी तो बुद्धि 12 बजे होती है। तो ये मनोवृत्ति, मनोधारणा उन्होंने पहले से बना रखी है, इसलिए बना रखी है। और यहाँ पर जो 12 बजे बुद्धि होती है, ये भी बेचारा उस समय चुप हो जाएगा कि यार ये सही कह रहा है, हो सकता है ये श्रेष्ठ है, ब्राह्मण है, ये श्रेष्ठ है, तो ये सही कह रहा होगा, मैं गलत कह रहा हूँ। तो हमारे बहुत सारे समाज में ऐसे लोग अपनी अच्छी बातों को, अपनी विद्वान परक बातों को भी यह समझकर उनकी बातों को आत्मसात कर लेते हैं, गलत होते हुए भी, कि वह श्रेष्ठ जाति में पैदा हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी और सीखनी होगी। फिर आइए आगे चलते हैं। मूर्खों को कौन कहे, विद्वानों के लिए भी कठिन हो जाता है। ब्राह्मण शब्द के साथ उच्चता तथा शूद्र शब्द के साथ नीचता
का जो भाव एक बार लग चुका है, उसके कुसंस्कारों से बड़े हिंदू सुधारक भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सके। हिंदू संस्कृति में सदा से यह वर्ण विभाग ब्राह्मण को पूज्य तथा शूद्र को हीन मानता चला आया है। अतः फल यह हुआ कि विद्वान से भी विद्वान तथा चरित्रवान से चरित्रवान शूद्र उस सम्मान का पात्र नहीं हो सका जो उसके ब्राह्मण होने पर मिलता। आश्चर्य है कि हम अपने देश को यूरोप तथा अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर हमें वहाँ की सामाजिक व्यवस्था मंजूर नहीं। हमारे ये विचार कैसे परस्पर विरोधी हैं। तो साथियों, आप सभी को मैं एक बड़े उदाहरण के पास चलता हूँ जो एकदम ताज़ा है। वो एकदम ताज़ा कैसे है कि हाथरस के में जो अभी हादसा हुआ है, उस हादसे में जिस बाबा का नाम आपने सभी ने सुना होगा, यदि वही बाबा जो बाबा हमारे सूरजपाल जाटव जी हैं, हरि नारायण साकार हरि जी हैं, ये नारायण साकार हरि जी अगर ब्राह्मण जाति में पैदा होते तो आज उनके ऊपर इस तरह के कैमरे का फोकस ना होता। जो ये मीडिया चल रही है, जो खुद ही जज बनी हुई है ना। निर्णय करना है कोर्ट को, निर्णय करना है उनकी संपत्ति के बारे में हमारे कानून को, लेकिन निर्णय कौन कर रहा है? हमारी मीडिया कर रही है। तो ये आपको समझना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री है और भी बाबा हमारे समाज में बैठे हुए हैं जो करोड़ों खरबों अरबों खरबों की संपत्ति बनाए बैठे हैं। बड़े बड़े मठ कब्जाए पड़े हैं, 1-1 किलोमीटर के मठ कब्जाए हुए हैं। उनके बारे में कभी कैमरा नहीं लगा, वहाँ पे कैमरा नहीं लगा के फोकस किया कि ये बाबा की अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से आ रही है। गेट का दरवाज़ा खुला, अंदर से रहस्यमयी चीज़ें दिखाई दी, ये वहाँ क्यों नहीं चला? यही चीज़ें हैं कि अगर सूरजपाल जाटव ब्राह्मण समाज में पैदा होते, ब्राह्मण जाति में पैदा होते, तो उनके साथ क्या होता? उनको लोग हाथों हाथ लिए होते और आज उनका आदर सत्कार हुआ होता। यहाँ पर तो 130 लोग हताहत हुए हैं, इससे भी ज़्यादा होते तो वहाँ कोई आरोप आक्षेप ना आता। तो ये होती है जाति की सिद्धता। आइए चलते हैं आगे। कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जितनी बातें अभी लिख आया हूँ, उसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं जो इस प्रकार की हैं। वर्ण व्यवस्था के प्रचार में बाधक हो सकती हैं। जिस काल में पहले वर्ण व्यवस्था विविध कर्मों के आधार पर चली थी, उस काल में समाज की आवश्यकताएं उतनी नहीं थी जितनी बाद में हुई। उस काल की आवश्यकताओं के बस जितने धंधे थे, उनकी संख्या अल्प होने के कारण उनके करने वाले 4 श्रेणियों में ही खप गए। अब आगे चलकर नए नए धंधों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके करने वालों का वर्ण निर्णय करना कठिन हो गया। उदाहरण के लिए लेखकों और गणकों की जाति को लीजिए। इसका कर्म चातुर्वर्ण के किसी भी वर्ण के समान नहीं है, अतः इसका वर्ण आज तक विवादग्रस्त ही रहा। इसके अतिरिक्त वर्तमान काल में कितने और भी धंधों का, जिसे मुख्तारकारी, वकालत आदि का प्रादुर्भाव हो गया, जिनका कर्मानुसार वर्गीकरण मुश्किल है। हम अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार ठीक कभी नहीं बता सकते कि कानूनजीवी लोगों को किस वर्ण में रखा जाएगा। तो अब यह प्रश्न यहाँ पर उठता है कि यदि प्राचीन हिंदुओं के कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था एक बार चल चुकी थी, तब कर्म परिवर्तन के साथ साथ वर्ण परिवर्तन भी हुआ करते थे, जिनके कतिपय उदाहरण अभी इसी परिच्छेद में दिए गए हैं। तो क्या कारण है आधुनिक हिंदू समाज में पुनः उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था और कर्म परिवर्तनवश वर्ण परिवर्तन की प्रथा चल नहीं सकती? तो ये जो सिस्टम है जो जाति का, वह चल नहीं सकता। जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था, ये चल नहीं पाया। कर्म आधारित, फिर जन्म आधारित ले आए, फिर रंग आधारित भी था बीच में। तो यह अपनी ही बातों पर खरे क्यों नहीं उतरे? क्योंकि इनमें भी घालमेल होते रहे, रक्त मिश्रण होते रहे। कभी क्षत्रिय से ब्राह्मण ने शादी कर ली, कभी ब्राह्मण की बेटी से शूद्र ने शादी कर ली, वैश्य ने कर ली, और कहीं कहीं तो ऐसी दशा थी जहाँ खाने की स्थितियाँ ठीक ठाक नहीं थी, वहाँ पर इनका पूरा परिवार का
शूद्रों के साथ ही पूरा वो हो गया, विलय हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती रहीं। तो ये सब वर्ण व्यवस्था पूरा घालमेल बनते बनते इन्होंने जो कुछ बचे रहे उन्होंने सोचा कि नहीं अब इसको जन्म आधारित कर लें, नहीं तो घालमेल और तगड़ा हो जाएगा, तो फिर पता ही नहीं लगेगा कौन क्या है। तो ऐसे ऐसे करके ये बदलते रहे, लेकिन श्रेष्ठता ब्राह्मण जाति के साथ चिपकी रही और जो नीचता है वो शूद्र के साथ चिपकी रही। वह आज भी लगातार निरंतर चल रही है। इसे हम सभी लोगों को मिलकर दूर करने की जरूरत है, जिससे समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना हो सके। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।